नमस्कार, मैं अजय कुमार। साल 2022 की अंतिम महीने की 9वीं तारीख को भारत और चीन सीमा से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के एक इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस खबर को सुर्खी बनते बनते 3 दिन लग गए। द ट्रिब्यून अखबार से इस हिंसक झड़प की पहली जानकारी मिली। जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक की खबर यह है कि इस हिंसक झड़प में भारत की तरफ से तकरीबन 34 और चीन की तरफ से तकरीबन 40 सैनिक घायल हुए हैं। इस हिंसक झड़प को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, मगर इनमें से कोई भी वीडियो सच नहीं है। केवल अफवाहों के बाजार में अफवाह की तरफ फैल रहे हैं। इन सारी बातों पे सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिरकार इस दुर्घटना को खबर बनते बनते 3 दिन कैसे लग गए। इस पर सैन्य मामलों के जानकार सुशांत सिंह कहते हैं। देखिए, 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तरीके से तो ये है कि ये खबर क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तवांग में बहुत दूर होती है, तो वहाँ से खबर शायद नहीं निकल पाती है क्योंकि फौजी इलाका है, कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है, तो खबर अगर फौज ना निकालना चाहे तो वो खबर नहीं निकलती है। पर दूसरी बात ये साफ तौर पर है कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये खबर निकले और उन्होंने कोशिश की इस खबर को कि खबर बिल्कुल अंत तक ना निकले। अंत समय में कुछ पत्रकारों द्वारा ये खबर चलाए जाने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा इसके अलावा कि वो इस खबर को अब ना दबा पाएं और इसके बारे में वो बात करें। जब आपके 8 सैनिक गुवाहाटी में जाते हैं, 34 सैनिक घायल होते हैं और जब आपकी इतनी बड़ी समस्या हो रही है चीन के साथ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खबर अगर आप नहीं दबा रहे हैं तो खबर नहीं निकलेगी। मुझे जहां तक ज्ञात है 2 दिन के लिए वहां पर मोबाइल टेलीफोनी तवांग के उस इलाके में, यांगसी इलाके में बंद कर दी गई थी। शायद इसलिए भी खबर निकलने में थोड़ी देरी हुई है। इस पूरी खबर को ढंग से समझने का तरीका यह है कि भारत और चीन की सीमा के बीच होने वाली अब तक की तनातनी को बड़े ही संक्षेप तरीके से समझ लिया जाए। आप देख पाएंगे कि भारत का पूर्वी और चीन की पश्चिमी सीमा एक दूसरे से लगी हुई है, मगर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भारत और चीन के बीच किसी तरह की स्पष्ट सीमा रेखा मौजूद है। अब आप पूछेंगे तब फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, इसका जिक्र क्यों मिलता है? तो साल 1959 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई की तरफ से सीमा विवाद सुलझाने के लिए नेहरू को लिखी गई चिट्ठी में इसका पहली बार जिक्र मिलता है। मोटे तौर पे समझिए तो यह एक तरह का प्रस्ताव था जिस पर दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अनौपचारिक तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत और चीन की सीमा माना गया, मगर अभी तक न ही यह किसी तरह का नक्शा है और न ही जमीन पर किसी तरह की रेखा बनी है। जब किसी तरह की स्पष्ट सीमांकन ही नहीं है तो सीमा विवाद स्वाभाविक है। सीमा रेखा को लेकर के भारत और चीन बिल्कुल अलग अलग दावा करते हैं। भारत की तरफ से कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा करीब 3488 किलोमीटर लंबी है, जबकि चीन की तरफ से कहा जाता है कि यह सीमा रेखा केवल 2000 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए भारत और चीन के विवाद को दुनिया में अब तक का सबसे लंबा विवाद का तमगा हासिल है। दोनों ही देश एक निर्जन हिमालयी बंजर जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर लगातार अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कुछ खास बिंदुओं तक सैनिकों की पेट्रोलिंग करना, सीमाओं पर बुनियादी ढांचों का निर्माण करना, सीमाई इलाकों के आसपास के गांवों पर कब्जा कर लेना जैसी गतिविधियां जो आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, यह सारी गतिविधियां जमीन के टुकड़े पर मालिकाना हक जताने के लिए ही की जाती हैं। देखिए, सारे आयाम हैं। जैसे कि आपने कहा, एक तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में आप कोई भी जमीन हो जहां पर अगर कोई भी घास का पत्ता नहीं भी उगता है तो भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि आधिपत्य की लड़ाई है, हम इसको कैसे छोड़ दें, हमको हमारा इस पर अधिकार है। तो एक तो राष्ट्रवाद का हिस्सा है। चीन में भी राष्ट्रवाद पूरी तरह से अपने उफान पर रहता है। भारत में भी राष्ट्रवाद आजकल काफी ज्यादा फैल रहा है और पहले भी भारत को, क्योंकि भारत में जब औपनिवेशिकवाद का राज रहा उसके बाद से भारत ने हमेशा हमेशा कोशिश की है कि जमीन दोबारा ना खोए और जमीन से बहुत ज्यादा भारत का और चीन का लगाव है। एक तो वो कारण है। दूसरा कारण ये है कि चीन भारत को उतनी इज्जत की निगाह से नहीं देखता है, बराबरी की हैसियत से नहीं देखता है। वह भारत को एक बहुत छोटे दोयम दर्जे के देश की तरह देखता है और उसको वो अपनी जो उनकी अमेरिका के प्रति विदेश नीति है उसके दायरे में देखता है। जब उनकी अमेरिका से विदेश नीति खराब हो रही है और उनको लग रहा है कि भारत अमेरिका के साथ जाकर खड़ा हो रहा है, तब वो भारत को टारगेट कर रहे हैं, भारत के ऊपर
दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह बात भी सच है कि ये कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे डेप्सांग में या अभी यहाँ पर जैसा कि आपने बताया तवांग के अंदर, यांगजी के अंदर, जहां पर चीन चाहता है कि उनको लोकल मिलिट्री एडवांटेज एक तरह का मिल जाए। तो जो लोकल सैन्य उनको एडवांटेज की जरूरत है, और जो बाकी जियो स्ट्रैटेजिक चीजें हो रही हैं, सामरिक चीजें हो रही हैं, उसमें ये चीजें एक तरह से फंस जाती हैं। पर इनके कई आयाम हैं, कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ एक ही कारण से या एक ही आयाम की वजह से हो रहा है। भारत की ओर से माने जाने वाली 3488 किलोमीटर की सीमा एक तरह से देखा जाए तो भारत के नक्शे में उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के बीचों बीच खींचे जाने वाली तकरीबन 3214 किलोमीटर की लंबाई से भी बड़ी है। इसलिए सहूलियत के हिसाब से भारत और चीन के बीच की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा जाता है। 1570 किलोमीटर का पश्चिमी सेक्टर, 545 किलोमीटर का सेंट्रल सेक्टर और 1325 किलोमीटर का पूर्वी सेक्टर। भारत के सबसे उत्तरी छोर यानी जम्मू कश्मीर के ऊपरी सीमा के पश्चिमी हिस्से में अक्साई चीन का इलाका है। चीन ने साल 1950 में इस पर अपना हक जता दिया था। भारत इस पर अपना विरोध जताता रहा है। अक्साई चीन के पश्चिम में गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका पड़ता है, जिस पर पाकिस्तान ने अपना हक जता रखा है। यहीं लद्दाख की सबसे उत्तरी सीमा पर सक्षम घाटी है। इस पर पाकिस्तान ने साल 1950 से कब्जा जमा रखा था। साल 1963 में इस घाटी को पाकिस्तान ने पट्टे पर चीन को सौंप दिया। यहां पर पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाली सड़क बन चुकी है। चीन और पाकिस्तान ने इसके जरिए कई सारे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। अभी हाल फिलहाल चीन और पाकिस्तान यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। इस जानकारी को साझा करने का मतलब यह है कि आप समझ पाएं कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर चीन और पाकिस्तान की बहुत मजबूत स्थिति है, जो स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेटिक तौर पर भारत को कमजोर करती है। भारत और चीन के सीमा के सेंट्रल सेक्टर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत का इलाका पड़ता है। पूर्वी सेक्टर में भारत का सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके के साथ चीन के अंदर वाले तिब्बत का पश्चिमी छोर और भूटान का पश्चिमी छोर आता है। चूंकि सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने को लेकर अब तक सीमा उल्लंघन की कई घटनाएं घट चुकी हैं। अभी जो 9 दिसंबर को हिंसक झड़प की घटना सामने आ रही है, वह भी भारत और चीन की सीमा के पूर्वी सेक्टर से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि यह घटना अरुणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ हुई है। इस इलाके को यांगसे कहा जाता है। यह भी हिमालयी पर्वत का हिस्सा है। घाटियों, दर्रों और पर्वत श्रेणियों से पटा हुआ है। सेना के लिहाज से कामकाज करने से देखा जाए तो घाटियां और दर्रे उनके चलने के काम में आती हैं, और पर्वत श्रेणियां वह ऊंची जगह है जहां से वह बहुत दूर तक निगरानी रख सकती हैं। इस तरह से इस इलाके में सेना के लिहाज से पर्वत श्रेणियां, जिसे अंग्रेजी में रिज कहा जाता है, उसका बहुत अधिक महत्व है। सेना चाहे भारत की हो या चीन की, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए वह चाहती है कि रिजों पर उसका कब्जा रहे। भारत का मानना है कि यांगसे रिज पर भारत का कब्जा है। एलएसी इसके परे शुरू होता है। चीन ठीक इसका उल्टा मानता है। भारत का आधिकारिक बयान भी यही आया है कि भारतीय सेना अपनी तयशुदा रास्ते से पेट्रोलिंग कर रही थी, मगर चीनी सेना की तरफ से इसे अपने इलाके में घुसना बताया गया। इसी पर हिंसक झड़प हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि हिंसक झड़प के एक दिन बाद कमांडर लेवल रेड फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने हिंसक रुख अपनाने से खुद को अलग रख लिया। यांगसे इलाके में चीनी सेना ने पहली बार अतिक्रमण नहीं किया है। इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण किया है। क्यों किया है, इसका जवाब आप सुशांत सिंह से सुनिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 1914 में मैकमोहन लाइन बनती है, जो उस वक्त के भारत के विदेश सचिव थे। वो लाइन उस लाइन के हिसाब से ही भारत बोलता है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो उस लाइन के हिसाब से चलता है। चीन उस लाइन को नहीं मानता है, पर वही लाइन एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस तरह से एक्ट करती है भारत और चीन के बीच में। वो लाइन जो आपको, जैसा कि आपको पता है, एक लाल पेन से बनाई गई थी, एक बहुत छोटे नक्शे पे बनाई गई थी, और वो छोटे नक्शे पे बनाने की वजह से वो लाइन हर जगह पर सही नहीं है। उसको पहाड़ी के सबसे ऊंची इलाके पर होना चाहिए, पर वो आगे या पीछे थोड़ा कहीं कहीं पर है, और उन जगह पर भारत और चीन के बीच में डिफरेंसेस हैं। ये जो यांगजी का इलाका है, एक ऐसा ही इलाका है जहां भारत और चीन दोनों मानते हैं कि हमारे क्लेम्स एक दूसरे के खिलाफ है, और ये 1990 के दशक में ये बात दोनों ने एक्सेप्ट की है।
भारत ने इस जगह पर कब्जा 1987-88 में सुमडो-रोंगचू के बीच में जब स्टैंड ऑफ चल रहा था भारत और चीन के बीच में, उस वक्त किया। चीन को यह बात पसंद नहीं है। चीन ने 1999 की कारगिल लड़ाई के दौरान इस पर वापस कब्जा करने की कोशिश की। उस वक्त 4 महीने का स्टैंड ऑफ भी हुआ भारत और चीन के बीच। चीन की लगातार कोशिश रही है कि भारत को वो उस जगह से हटा दे। भारत ने वहां पर एक दीवार भी खड़ी की है जो कि करीब 100 मीटर लंबी दीवार है, ब्रेस्ट वॉल जिसको बोलते हैं, वो वहां पर भारत ने बनाई हुई है। और चीन ये चाहता है कि भारत उस जगह से हट जाए, क्योंकि उस जगह से तिब्बत के अंदर भी और भारत की तरफ भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है। साफ तौर पर, सैन्य तौर पर आपको साफ दिखता है कि कैसे यहां से आया जा सकता है, कैसे इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। आप डोमिनेट कर सकते हैं उस इलाके को उस जगह पर बैठने के बाद। इसलिए चीन भारत को वहां से हटाना चाहता है और खुद वहां बैठना चाहता है। जहां तक आपने बड़ी बात की तवांग की, क्योंकि तवांग वो इलाका है जिसको कि चीन हमेशा से मानता है कि वो तिब्बत का हिस्सा रहा है, इसलिए चीन का हिस्सा रहा है। 1951 में, जैसा कि आपको पता है, भारत ने वहां पर पहली बार अपना तिरंगा झंडा फहराया और तिब्बत की जो वहां पर गवर्निंग बॉडीज थी उनको वहां से हटा दिया। उस 1951 से पहले आपको पता है छठे दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ। जो सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है ल्हासा के बाहर, वो तवांग के अंदर है। और इसलिए तवांग का तिब्बत के साथ जुड़ा होना, दलाई लामा के साथ जुड़ा होना और चीन का मानना कि वो एक अखंड चीन का हिस्सा है, ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये इलाका काफी समस्या वाला इलाका बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। दोनों देशों की तरफ से कई पहल हुई, मगर कभी चीन नहीं तैयार हुआ तो कभी भारत नहीं तैयार हुआ। इसलिए सीमा विवाद का मामला अब तक जस का तस बना हुआ है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उठाए गए पहलकदमियों को सरसरी निगाह से देखते हैं तो सबसे पहला पड़ाव साल 1960 में आता है। चीन की तरफ से यह प्रस्ताव रखा जाता है कि अक्साई चीन का हिस्सा चीन को मिल जाए और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर यानी आज का जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वह भारत के पास रह जाए। नेहरू की सरकार ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। साल 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ कि एलएसी के आसपास बहुत कम संख्या में सेना रखनी होगी। बहुत कम संख्या कितनी होगी इसका कोई निर्धारण नहीं हुआ। यह भी तय हुआ कि सीमा के आसपास बहुत खतरनाक किस्म के हथियार नहीं रखे जाएंगे। एलएसी के 10 किलोमीटर के आसपास किसी भी तरह का लड़ाकू विमान नहीं उड़ेगा। यह भी तय हुआ कि जब तक सीमा विवाद का हल नहीं निकल जाता तब तक दोनों देश एलएसी को ही सीमा मानकर चलेंगे। तब से लेकर के अब तक की स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच केवल उन नक्शों का आदान प्रदान हुआ है जिससे वह अपनी सीमा रेखा तय करते हैं, मगर विवाद जस का तस बना हुआ है, इसका कोई हल नहीं निकला है। साल 2005 में मनमोहन सिंह सरकार और वेन जियाबाओ के बीच भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के फिर से समझौता हुआ, लेकिन इसका भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला। चीन ने तवांग पर अपना रुख बिल्कुल नहीं बदला। साल 2013 में भारत और चीन के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर के बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट नाम से एक विशेष तरह का समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत टकराव की स्थिति में कई तरह के कदम उठाने की बात की गई है। इसी समझौते के तहत फ्लैग मीटिंग की जाती है। इसी समझौते के तहत व्यवहारिक तौर पर ऐसी स्थिति बनती है कि भारत और चीन दोनों पक्षों की सेना इस बात के लिए अभ्यस्त हो जाएं कि सीमा पर हथियार चलाना मना है। इसका परिणाम यह निकला है कि हिंसक झड़प बढ़ रही है। हिंसा करने के अन्य तौर तरीके सामने आए हैं। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में तो गजब हो गया। साल 1962 के बाद पहली बार किसी सैन्य टुकड़ी के हताहत होने की खबर सामने आई। इस मामले से जुड़ी जानकारियां अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों के बीच संघर्ष हुआ। इसमें 20 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 70 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए, जबकि कुछ अधिकारियों सहित लगभग 100 से अधिक भारतीय सैनिकों को चीन की सेना द्वारा बंदी बनाया गया। चीन का कोई भी सैनिक भारतीय सेना की कैद में नहीं था। इस संघर्ष के कुछ दिनों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चीनियों ने हमारे सीमा में घुसपैठ नहीं की है और ना ही किसी पोस्ट पर कब्जा हासिल किया है। यह कहकर भारत की सरकार अपना साख बचाने की कोशिश कर रही थी। चीन ने इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में
खुशी खुशी पेश किया कि उसने भारतीय सीमा में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया है। कई मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि अप्रैल 2020 में भारत और चीन के बीच जो भारत की यथास्थिति थी, भारत को उससे पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना कई ऐसे क्षेत्रों में गश्त पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है जहां वह पहले नियमित रूप से पहुंचती थी। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां के स्थानीय लोग इस कदम को भारत के आत्मसमर्पण के तौर पर देखते हैं। अप्रैल 2020 के बाद की स्थिति को बदलने की कोशिश भी नहीं हुई है। पीएलए ने जिन क्षेत्रों को हथिया लिया है उन पर बुनियादी ढांचों का निर्माण किया है, जिसमें हवाई क्षेत्र, हेलीपोर्ट, आवास, सड़क और पुल शामिल है। चीन इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानने लगा है, इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो साल 1962 से लेकर अब तक के भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर उठाए गए कदमों का असर इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह बनता है कि 1962 से लेकर के जो अब तक सीमा विवाद सुलझाने के लिए कदम उठाए गए हैं उनका असर कितना हुआ है। तो इस पर सुनिए सुशांत सिंह की राय। देखिए, इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो सीमा है ये कभी पहले तो डिलिनेट नहीं हुई, और चीन 1948-1949 में जब उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है और 1947 में भारत में जब सरकार आती है, उसके बाद दोनों लोगों के जो क्लेम्स थे वो ओवरलैपिंग थे, और कुछ इस तरह से चीजें हुई चीन और अमेरिका के बीच में, चीन और सोवियत यूनियन के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और सोवियत यूनियन के बीच में, कि वो समस्या उलझती ही गई। और जैसा कि चीन को अब लगता है कि वो इतनी बड़ी ताकत हो गया है कि उसको इस समस्या को सुलझाने की कोई जरूरत नहीं है और वो इसको आगे धकेल सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है। जहां तक आपने कहा कि सारे समझौते फेल हुए, ये बात सच है कि 1992 और 94 के जो समझौते थे और 96 के, वो अब लगता है कि फेल हुए, पर आप ये भी देखें कि उनसे 30 साल तक बिल्कुल शांति रही। भारत और चीन के बीच में संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत अच्छे रहे। भारत और चीन में मिलकर तरक्की की, साथ में बहुत सारे मुद्दों में लड़ाई लड़ी। तो शायद कूटनीतिक तौर पर वो इतना बड़ा फेलियर नहीं था जो 1990 के दशक के जो समझौते हैं। उसी तरह की कोई नए समझौते, कोई नए तरीके का मोडस विवेंडी भारत और चीन को निकालना होगा, जिससे कि आगे भी लड़ाई ना हो। युद्ध किसी के हित में नहीं है, लड़ाई किसी के हित में नहीं है। शांति से ही दोनों देश प्रगति कर सकते हैं। कि भारत और चीन वैश्विक कूटनीतिक दुनिया में एक दूसरे को मात देने के लिए भारत और चीन सीमा विवाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे 9 दिसंबर को हुई हिंसक झड़प के कारणों को गिनवाते हुए कई जानकार यह कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियां भी हिंसक झड़प का कारण हो सकती हैं। भारत और अमेरिका की सेनाएं भारत और चीन के बीच एलएसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में अपना सालाना युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिस पर चीन ने ऐतराज जताया है। चीन ने कहा है कि यह 1993 और 1996 में हुए सीमा समझौता का उल्लंघन है। पलटकर भारत ने कहा है कि युद्ध अभ्यास का 1993 और 1996 के समझौते से कोई लेना देना नहीं है। चीन खुद ही इस समझौते का उल्लंघन करता है। चीन को पहले खुद को देखना चाहिए कि उन्होंने इसका कितनी बार उल्लंघन किया है। चीन या किसी भी दूसरे देश को भारत के सैन्य अभ्यास के बारे में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, ये सेना के स्तर पर नहीं हो सकता। सेना अपने स्तर पर लड़ सकती है, सेना अपने स्तर पर थोड़ा आगे पीछे कर सकती है। ये राजनीतिक स्तर पर करने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक, कूटनीतिक स्तर पर भारत को बड़े निर्णय लेने होंगे कि वह किस तरह से चीन की सरकार के साथ डील करना चाहता है और किस तरह के उसके बाकी वैश्विक ताकतों के साथ संबंध होंगे। उसके साथ साथ उसको भारत की लोकतांत्रिक पद्धति को मजबूत करना पड़ेगा, जो कि पिछले कुछ दिनों में कमजोर हुई है, क्योंकि भारत की जो जनता है वही भारत की असली शक्ति है। उसके अलावा भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, उसकी स्थिति बहुत खराब हुई है पिछले कुछ सालों में, खास तौर पर नोटबंदी के बाद से। जब तक कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत की सैन्य क्षमता, भारत की कूटनीतिक क्षमता, भारत की ताकत जो है वो निकलकर सामने नहीं आएगी। और आपको कुछ समय तक वो समय खरीदना पड़ेगा, जब तक कि आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो, आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत ना हो और आप उस तरह की बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति बनकर ना उभरें कि आप चीन का डट कर सामना कर सकें। तब तक आपको थोड़ा समय खरीदना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।